मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री चानू को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। क्या 81 विद्युत मरण महतो जी। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 पे रखा गया है। प्रश्न संख्या 81 अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन की पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य, सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी अब माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों में पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी, विकसित देशों की तुलना में रिसर्च होने पर वाले व्यय भारत में काफी कम है। माननीय मंत्री जी, अमेरिका, इजराइल तथा यूरोप में कोई विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक व्यय करते हैं। पिछले 15 अगस्त पर लाल किले से प्राचीन से भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बल दिया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितनी प्रगति इस संबंध में अब तक हुई है। अब अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में भी उल्लेख किया। सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेके गहन विचार विमर्श जारी है। सरकार बजट से तथा अन्य विभागों की रिसर्च संबंधित जो फंड है, स्कीम है, ये सारे को सिनर्जी करते हुए, मिलाते हुए 50,000 रुपया आने वाले 5 साल में रिसर्च के लिए, जो रिसर्च नया इनोवेशन लेके आएगा, देश की मौलिक आवश्यकता को पूरा करेगी, सामान्य लोगों की जिंदगी में सुविधा लाएगी और भारत की विद्यार्थियों को नई शोध के लिए सुयोग देगी। इस प्रकार की उपक्रम सरकार की ओर से जारी है। दूसरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान करने की बात कही गई है। अनुसंधान और कौशल विकास में भी स्थानीय भाषाओं की वरीयता तथा प्राधान्यता प्रदान करनी चाहिए। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया इत्यादि देशों में भारतीय स्थानीय भाषा में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय भाषाओं के पाठ्यक्रम बनाने तथा पठन पाठन कार्य स्थानीय भाषाओं में करने के संबंध में सरकार क्या कार्य योजना है तथा क्या सरकार शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास के क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं तथा उच्च गुणवत्ता पाठ्य सामग्री
उपलब्ध कराने हेतु किसी राष्ट्रीय अनुभाग नीति को बनाने में क्रियान्वित करने के विचार करेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सदस्य की जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या स्थानीय भाषा में सरकार पहल कर रही है पठन पाठन को आगे बढ़ाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नया शिक्षा नीति में उसके ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है। स्थानीय भाषा को, विशेष करके मातृभाषा को अग्राधिकार दिया जाए। ये 2014 के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आग्रह की विषय बनी है, खुद उन्होंने उसको लीड किया है। उसकी अगर मैं सद्य 2 उदाहरण दूं, अभी नीट की जो मेडिकल विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें इसी बार को मिला के 13 भाषा में, यानी भारत की सारे स्थानीय भाषा में, वो मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आसामी हो, मलयाली हो या गुजराती हो या कन्नड़ हो या उड़िया हो, ये सारे पंजाबी हो, इस बार तो पंजाबी को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार के आग्रह किया जा रहा है। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई से पास करते हुए देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की पहला साल स्थानीय भाषा में हो, AICTE ने उसकी कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत अभी देश की 14 इंजीनियरिंग कॉलेज उस पाठ्यक्रम को भी अपनाए हैं। भारत सरकार की और हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम इस विषय में विश्वास करते हैं, अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन तक अपने स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, ज्यादा समझेगा, ज्यादा इनोवेट कर पाएगा। अंग्रेजी और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखना ही है, लेकिन स्थानीय भाषा को सीखना और सिखाना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है। श्री रवि किशन जी, क्वेश्चन नंबर 822, श्री PV मुथन रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 822। माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। माननीय सदस्य Sir, through yourself, I would like to ask the Honorable Finance Minister, after the withdrawal of regulatory forbearance in 2015, the RBI conducted a detailed asset quality review, and this led to various adverse consequences for the MSME sector. So I would like to know through yourself, sir, when the government is planning to conduct asset quality review again, and what steps they are taking so that the MSME sector is not affected in the future. Thank you. Sir, during the corona, we took several steps in order that the MSME gets immediate relief, inclusive of changing the definition. And since 2019, there have been several restructuring formulae given to MSME, and that has been conducted by the RBI under the RBI's guidelines. The stress in case of MSME was addressed through the emergency credit guarantee liquidity scheme that we offered, and it saw a great response from the MSMEs themselves. And that scheme is now being expanded to 1.5 lakh crores more. Therefore, what was 3 lakh, up to 3 lakh crores given as a security, a guaranteed loan, now has been expanded by another 1.5 lakh crores. So, up to 4.5 lakh crores guarantee is being given without security to give further liquidity through term loan or through working capital for the MSMEs. माननीय सदस्य, आप पूछना चाहते हैं? Yes, sir. Second question. जी Sir, to yourself, I would like to know from the Honorable Minister that for issues where payments are pending from the government, be it the central government or the state government, the MSME or the
small people who are doing the government work are asked to pay the GST without actual realization of the money. So this is leading to serious financial crunch for the companies, and their inability to pay when the payment is pending from the government, and their inability to pay the GST is leading to a lot of penalties and cases. So I would like to know from the Honorable Finance Minister, for instances where payments are pending from the government, is there any proposal from the government where they are exempted from paying the GST? Because if the government himself is not paying the GST and just the billing is done, so I think it is not wise to ask the MSME or the people who have done the government contracts to pay the GST. Thank you, sir. Sir, Honorable Member has raised a very important issue, sir. The issue of government dues to the MSMEs is a very critical issue, and the MSME Ministry, I remember Honorable Minister Gadkari ji also speaking to me about it with great concern. I have over last year, 2020, reviewed it from the point of view of central government and the various departments which owe money to the MSMEs, inclusive of public sector undertakings. We have made sure that the standard as per Rule 45-day be not crossed and all dues be paid from the government side for the MSMEs. More importantly, the TREADS platform, where these MSMEs payments can be discounted if they are on the platform, is very actively encouraged by us. Of course, as regards GST, it is the GST Council which will have to take a response and a call on how they would want the states also to get into this scheme of things, so that MSME and their dues, because when we say government dues, they are not just central government dues, they are not just central government public sector undertaking dues, they are also dues from state governments and state-owned public sector undertakings. So as far as the central government, we have taken this position that any pending payment will have to be given within 45 days, and I'm personally monitoring it. However, as regards GST payments, the GST Council is the final authority, and it is they who have to take a call. G. Madhvi. Srimati G. Madhvi. So whether the government has held a meeting with the representatives of MSME sector to understanding the practical difficulties being encountered by them with regards to restructuring of loans by the bank in the last 1 year? If yes, the details hereof. So this is a question again related to MSMEs and the payments which are due to them, and also the restructuring, which the RBI has also been very active in, that they have come up with a scheme where a 3-year lending in repo rate is made available for the MSMEs, and because of that, more and more, about 10,000 crores is what we are talking about because of RBI's intervention. That will help the RBI and through the banks and through also the microfinance institutions to restructure the loans of the MSMEs. 82 और 94 क्लब किया था श्री नामा नागेश्वर राव, श्री नामा नागेश्वर राव। यस सर। प्रश्न संख्या बोले आप 94। माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी। हाँ जी sir, credit support to MFI is an important area, sir. Only recently we have made an announcement that we shall extend more credit to the NBFCs and through the microfinance institutions from the government, and that extended amount was made an announcement just after the second wave, and through this we expect to reach small customers in the second, Tier 3 and Tier 4 cities, so that small borrowers who need to have some money reaching them, 1.5 lakhs will be given without any security through the MFIs. This way we expect to reach the smaller towns and the MFIs which are waiting for more money to be made available to them, so that they can in turn extend further credit is being attended to by the government.
मंत्री E.T. मोहम्मद बशीर, माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। श्री संजय सेठ, क्वेश्चन नंबर 100, नंबर 100। माननीय मंत्री जी, सब उत्तर सदन के पटल पर। माननीय सदस्य, मंत्री जी से आग्रह है कि कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खोए हुए हैं, उनके नामांकन संबंधी कोई गाइडलाइन है क्या? उन बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? तथा सेंट्रल स्कूल को लेकर अभिभावकों को और बच्चों का आकर्षण हाल के दिनों में बढ़ा है। ऐसे में क्या सरकार केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है क्या? अध्यक्ष जी, सेंट्रल स्कूल खुलने की एक विशेष उद्देश्य था, जहां भारत में केंद्रीय सरकार की कर्मचारी, मिलिट्री और पारा मिलिट्री की फोर्स की परिवार की बच्चे रहते थे, पढ़ते थे, उन्हीं के लिए केंद्रीय विद्यालय खुला गया है। आज देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1248 हो चुकी है। उसमें से लगभग 1,10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये सदस्य जी का ये आग्रह सही है कि और सीट खुलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा मूलतः एक राज्य की जिम्मेवारी है। भारत सरकार अपने कर्मचारी तथा एक मॉडल के नाते सेंट्रल स्कूल खुली है। जैसे जैसे वित्तीय सुविधा होती है, हम सेंट्रल स्कूल की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हर एक साल कुछ स्कूल नए खुलते भी हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। बाकी रहा कोरोना संबंधित जो लोग देहांत हुए, उनके बच्चों को मेरिट के आधार पर जैसे जैसे पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, उसको सेंट्रल स्कूल भी जिम्मेदारी लेती है। क्वेश्चन नंबर 84, के सुधाकरन, प्रबुद्ध बोरादोलाई, माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 96 क्लब किया जाता है, श्री उदय प्रताप सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 96 ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो हिंदुस्तान में रेट है, वो हर राज्य में अलग अलग तरह की कीमतें हैं। क्योंकि हर राज्य को स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से टैक्सेशन करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, इससे दाम में भी भारी अंतर रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगामी समय में, चूंकि ये जीएसटी काउंसिल का विषय है, क्या मंत्रालय या सरकार जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दर समान हो और कुछ दर में गिरावट भी आ सके? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। Sir, I would like to inform the honorable member that the issue of pricing of petroleum products is determined after the deregulation of the sector in 2010 by the UPA government. The pricing is determined based on world market prices. Today, 85% of the petroleum products are imported, and the world market prices are determined by the producing and exporting countries. So typically on 1 liter of petrol, if the landed cost is 40 paise, the petroleum companies make 4 rupees. On top of that, the central government imposes an excise of 32 rupees per liter, and the state governments raise taxes sometimes as high as 39%, etc. The question of GST, the Constitution clearly says after the last amendment that it is the GST Council which will determine whether petrol and diesel will be covered by the GST. So this is a recommendation which has to come from the GST Council.
But I would like to inform the Honorable House, since I have the floor, sir, that based on the 32 rupees per litre that we collect by way of central excise and other excise, we are providing 80 crore citizens free meals under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. We are providing free vaccine to 80 crore Indian citizens on minimum support price MSP 30 to 70% of all major crops since 2014 have benefited the Indian farmers. 10 crore farmer families have benefited under PM Kisan Samman Nidhi Yojana with more than rupees 1.35 lakh crores transferred directly. Sir, I could go on listening. The Ujjwala scheme, all this comes from the central excise, sir. But the states charge a VAT which is a percentage, and some states, as I mentioned, the VAT percentage is as high as 39%. I can go into that of the other states as well, sir. माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं, अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनको अभाव को उठाने के लिए। आप नारेबाजी कर रहे हैं, टट्टियां कर रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य उचित नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। प्लीज अपनी अपनी सीटों पे जाइए, सरकार आपको जवाब देने के लिए तैयार है। नारेबाजी करते हो जवाब मांगने की, और जवाब नहीं सुनना चाहते, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।